देखिए बहुत सारा शब्द है इंट्रोडक्शन में, जैसे आप बोले माइक्रो मैक्रो क्या पढ़ाएंगे, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है। एक और शब्द होता है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र हम लोग को जो बेसिकली सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितना इश्यूज है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक। लेकिन उस अर्थव्यवस्था पढ़ने से पहले हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र आखिर होता क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र, ठीक है, सब्जेक्ट है, वो तो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए ही आए हैं, सब्जेक्ट है। अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है, तो फिर अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, क्या है अर्थव्यवस्था में? ठीक है, देखिए, ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग परिभाषा पे ही चलते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा कितने लोग जानते हैं? अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है? अर्थशास्त्र की परिभाषा देखिए, व्यक्ति का इच्छा जो है असीमित है, असीमित है ना, इच्छा असीमित है ना। अगर भगवान आ जाए बोले कि कुछ मांगो तो आपका लिस्ट कभी ख़त्म होगा? आपको आईफोन भी चाहिए, आपको मर्सिडीज का बाइक भी चाहिए, आपको वो थार भी चाहिए, लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इच्छा असीमित है, लेकिन संसाधन क्या है आपका? इच्छा असीमित है, संसाधन जो है सीमित है। तो इस सीमित संसाधन का प्रयोग असीमित इच्छा के लिए किस प्रकार से करेंगे, ठीक है, इसी का साइंस क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र, ठीक है। मतलब दुर्लभ संसाधनों का समाज के आवश्यकता के अनुसार वितरण के अध्ययन को क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र कहेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे जो इसका परिभाषा दिया गया है वो है दुर्लभ संसाधनों का अध्ययन, दुर्लभ संसाधन के वितरण का अध्ययन भी कह सकते हैं, ठीक है। कहते हैं ना एग्जाम्पल में कि गरीब जो है और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है, मतलब उसके पास संसाधन का ढेर लगते जा रहा है, और जिसके पास संसाधन नहीं है उसके वो जो और संसाधनहीन होते जा रहा है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है, ठीक है, जल्दी से लिखिए, ठीक है, समझ गए। अर्थशास्त्र क्या है? इसका अध्ययन है सीमित संसाधन का या दुर्लभ संसाधन का समाज के आवश्यकता के अनुसार जो है वितरण, ठीक है। जो जितना मांगे अगर उसको उतना दे दिया गया तो क्या समाज चलेगा ठीक से? समाज चलेगा ठीक से? नहीं चलेगा। यस सर, कोई बोले हैं? जो जितना मांगेगा, मान लेते हैं कि अगर सबसे पूछा, सरकार अगर पूछ ले किसको कितना रुपया चाहिए, तो सब अपना अपना जितना लिस्ट देगा, क्या सरकार उसको दे पाएगी? मतलब सरकार के पास तो सीमित अमाउंट है ना, उसी को किस प्रकार से बांटा जाए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप सब्जी मार्केट जाते हैं, ठीक है, 50 रुपये में जितना आप आलू खरीद सकते हैं, क्या 50 रुपये में उतना ही जो है दूसरी सब्जी खरीद सकते हैं? मटर वगैरह खरीद सकते हैं उतना ही? नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर कोई फल की ही बात कर ले, फल खरीद सकते हैं, नारंगी वगैरह उतना खरीद सकते हैं। 1 केजी मान लेते हैं 50 रुपये में आलू दे रहा है, तो क्या 50 रुपये में ही 1 केजी सेब दे सकता है? नहीं दे सकता है। कारण क्या है? क्योंकि सेब का उत्पादन जो है आलू के मुकाबले कम हो रहा है,
और उसको उसी हिसाब से, जिस हिसाब से मांग है उसको पूरा करना है, इसलिए उसका रेट जो है हाई है। आप कहिएगा 50 रुपये जो है काजू भी हमको 50 रुपये मिले, ठीक है, केसर भी 50 रुपये मिले, ये तो संभव नहीं है। ठीक है, यानी कि वो संसाधन क्या है, दुर्लभ है। अब जो लेने वाला है यानी समाज का जो आवश्यकता है उसको उसी हिसाब से बांटना है। इसी के विज्ञान को क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र को कई बार डिप्रेशन साइंस भी कहा जाता है। ज्यादा ही, ठीक है, डिप्रेशन साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेस्ड, मतलब डिप्रेशन लेना पड़ता है इस पूरे आकलन के लिए। अर्थशास्त्र को फेल्यूर साइंस भी कहा गया एक बार। ठीक है, फेल्यूर साइंस क्यों कहा गया, क्योंकि 2008 में जो है अमेरिका में वित्तीय संकट आया था। ठीक है, और उसका जो है आकलन नहीं कर पाया। अमेरिका के वित्तीय संकट को पहले से ही बता नहीं पाया कि इस हिसाब से गणना कर रहे हैं, इस हिसाब से वित्तीय संकट आ सकता है। इस कारण से जो है क्या कहा गया, इसको फेल्यूर साइंस कहा गया, इकोनॉमिक्स को। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की ही बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था पे नहीं आए हैं। ठीक है, लिख लिए। हाँ, क्योंकि 2008 में कोई भी साइंस होता है, मान लेते हैं कि हम बता देंगे 2 + 2 = 4 होता है, ये बता पाए हम। अमेरिका में जब ये वित्तीय संकट आने वाला था तो इकोनॉमिक्स के थ्रू उसको नहीं आकलन किया गया, इस कारण से इसको फेल्यूर साइंस बताया गया है। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको। अब जैसा कि साइंस इकोनॉमिक्स का जो है 2 पार्ट है इसका। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट फर्स्ट नहीं कहते हैं, माइक्रो मैक्रो कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के 2 पार्ट हो जाते हैं। पहला कौन सा है, समष्टि, और दूसरा कौन सा है, व्यष्टि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो, और इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो। ठीक है, उच्चारण लगभग समान ही होता है। ठीक है, दोनों ही जो शब्द है यानी कि माइक्रो और मैक्रो, ये क्या है, ग्रीक शब्द है। ठीक है, ग्रीक शब्द है। इसका मतलब होता है बड़ा और इसका मतलब होता है छोटा। ठीक है, ठीक। चलिए थोड़ा सा देखते हैं आखिर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इससे पहले भी पढ़े होंगे आप लोग। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, समष्टि और व्यष्टि में? बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज समष्टि में, और व्यष्टि में शब्द पे मत जाइए। ठीक है, इसमें बड़ा कंपनी आएगा, उसमें छोटा कंपनी आएगा, शब्द पे नहीं। देखिए समझिए इसको, समष्टि का मतलब होता है जैसे कहते हैं समस्त ब्रह्मांड या समस्त संसार। ठीक है, तो समष्टि का मतलब हुआ कि जब पूरे इकोनॉमिक्स को एज ए होल हम बात करते हैं, जैसे सपोज कि जंगल की बात करते हैं हम लोग, कि अमेजन का जंगल है, उसके रख रखाव, मेंटेनेंस, इस सब के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। ठीक है, तो जब पूरे अर्थव्यवस्था को एज ए होल हम लोग पढ़ते हैं तो किस में आएगा, समष्टि में। अब उसी जंगल के एक पेड़ की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो उस पेड़ का जो अध्ययन होगा वो किस में आ जाएगा, व्यष्टि में आ जाएगा। व्यष्टि मतलब आप ऐसे भी याद करके रख सकते हैं, व्यक्तिगत। ठीक है, जब एक एंटिटी की बात होगी तो वो किस में आ जाएगा, व्यष्टि में। ठीक है, और जब सभी लोगों की बात होगी, पूरे समाज की बात होगी, तो वो किस में आ जाएगा, समष्टि में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम पूरे देश के इकोनॉमी की बात करें, जैसे कि जो इश्यू है, जैसे जीडीपी हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया,
टैक्सेशन हो गया, ठीक है। तो जब हम पूरे अर्थव्यवस्था की ही बात कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, समष्टि में, ठीक है। और जब हम एक व्यक्ति या एक कंपनी की बात कर रहे हैं या एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि उसका प्राइस वगैरह किस हिसाब से तय होगा या उस कंपनी पे किस हिसाब से काम होगा या उस व्यक्ति के हाथ में कितना धन जाएगा, तो जब हम लोग व्यक्ति की बात करते हैं तो वो आ जाएगा व्यष्टि में, ठीक है। तो इसको व्यक्तिगत के तौर पे ले सकते हैं, इसको समस्त के तौर पे ले सकते हैं, यानी कि सारा, समस्त, ठीक है। और इसमें कंफ्यूजन यदि होती है आपको माइक्रो और माइक्रो में, ठीक है, क्योंकि दोनों तो लगभग लगभग एक ही है, एक ही जैसा लगता है, तो कभी कंफ्यूजन हो, समष्टि का मतलब समझ गया, समस्त, सारा, यानी पूरे इकोनॉमी को अगर एक बार में देखेंगे, बड़े बड़े इश्यूज को देखेंगे, जीडीपी, बैंकिंग, टैक्सेशन, तो इसमें समष्टि में आ जाएगा। एक एक व्यक्तिगत पे देखेंगे, कंपनी पे देखेंगे, प्रोडक्ट पे देखेंगे, सप्लाई मैनेजमेंट पे देखेंगे। एक कंपनी में क्या सब काम होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है, उसका सप्लाई होता है, ठीक है, उसका प्राइस वगैरह तय किया जाता है, तो वो सब इश्यू जिसमें आएगा वो क्या है, व्यष्टि है, ठीक है, माइक्रो है। इस पे ध्यान दीजिएगा, MA और यहाँ क्या है, MI। ए ज्यादा जगह घेर रहा है कि आई ज्यादा जगह घेर रहा है, ए ज्यादा जगह, तो ज्यादा जगह मतलब ये समस्त की बात कर रहा है, और आई जो है कम जगह घेर रहा है, मतलब एक की बात कर रहा है। ऐसे करके याद रखिएगा तो दोनों शब्द आपको याद रहेगा, ठीक है, समष्टि और व्यष्टि। समझ गए इस चीज को कि जब हम पूरे जंगल की बात करेंगे तो ये किस में आएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में। जब पूरे देश की बात करेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। जब हम जंगल के एक पेड़ की बात करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। जब हम किसी एक कंपनी की बात करेंगे तो किस में आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, ठीक है। चलिए लिख लिया इसको, नेक्स्ट चलते हैं। इसी में एक छोटा सा पॉइंट है, जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके जनक के रूप में आपको जॉन मेयर्ड किन्स के बारे में कहा जाता है कि ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जॉन मेयर्ड किन्स के द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक है। मेयर्ड्स, ठीक है, मेयर्ड्स, ज्यादातर इसको किन्स के नाम से ही जाना जाता है, कीनेसियन अर्थशास्त्र वगैरह जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अभी तक हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है। चलिए इसका दो पार्ट समझ गए। अब आते हैं हम लोग कि अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं। अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए केमिकल का एक फार्मूला जो है, केमिस्ट्री का एक फार्मूला याद दिलाते हैं। हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिल करके क्या बनाता है, H2O, क्या, जल बनाता है। तो ये एक थ्योरी है, ठीक है, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बनाएगा। हम लोग क्या पढ़े, H2+O बराबर H2O होगा, जल होगा। तो जब केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं तो क्या हो गया, हमारा अर्थशास्त्र हो गया कि इसमें इस तरह की साइंस लिखी हुई है। और जब ये प्रैक्टिकल रूप में उतरेगा, प्रैक्टिकल रूप मतलब जब ये जल बन जाएगा तो वो क्या हो गया, हमारा अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक है। तो अर्थशास्त्र साइंस है और उसी का प्रैक्टिकल फॉर्म, ठीक है, प्रैक्टिकल फॉर्म क्या है, अर्थव्यवस्था है। जैसे हम लोग कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था,
ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब भारत से संबंधित जितने भी समष्टि क्षेत्र से रिलेटेड चीजें हैं उसका अध्ययन करना है, व्यष्टि क्षेत्र से रिलेटेड चीज है उसका अध्ययन करना है। ठीक है, तो उस थ्योरी को प्रैक्टिकल वे में कहीं ना कहीं किसी ना किसी दे, हम लोग सीधे कहेंगे अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन जब उसको किसी देश से रिलेट करके पढ़ेंगे, किसी क्षेत्र विशेष से रिलेट करके पढ़ेंगे, एक बाउंड्री बांध दी है ना कि हम लोग किसको पढ़ना है, भारत के क्षेत्र के भीतर जो है अपने अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है इससे रिलेटेड चीजों के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। जब जापान क्षेत्र को हम लोग डिनोट कर दिए कि हम लोग को जापानी क्षेत्र के भीतर अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है, वहां के इश्यूज के बारे में पढ़ना है, वो क्या कहलाएगा हमारा, जापानी अर्थव्यवस्था। मतलब अर्थशास्त्र क्या है, इसका थ्योरिटिकल फॉर्म, ठीक है, थ्योरी है, और इसी का प्रैक्टिकल फॉर्म क्या है, अर्थव्यवस्था है। ठीक है, हम लोग को जो पढ़ना है सिलेबस में क्या पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, उसका जितना भी क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ना, इस चीज को समझ लिए। ठीक है, तो क्षेत्र विशेष के से संबंधित आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगर इसका परिभाषा देखा जाए तो परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब वो क्षेत्र विशेष आप कहीं का भी ले लीजिए, ब्रिटेन का क्षेत्र विशेष ले लीजिए, वो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। कोई कंफ्यूजन अभी तक, अर्थशास्त्र किसको कहते हैं समझ गए, समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर समझ गए, अर्थव्यवस्था को समझ गए, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है उसको भी समझ गए। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ पे दे दिया गया है आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, आर्थिक गतिविधियां क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, आर्थिक गतिविधि क्या होती है, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सो बताइए, कर रहे हैं, कैसे, हम सामान बेच रहे हैं। हाँ, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस प्रकार से हो आई, हाँ सेवा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो टोटल कितने प्रकार की अगर आप बांटना शुरू करें तो कितने प्रकार की इकोनॉमी एक्टिविटीज हो सकती है आपके हिसाब से, 3 या 5, कितना, कौन कौन सा, चतुर्थ और पंचम, चतुर्थ और पंचम का नाम भी बताना पड़ेगा फिर। देखिए, आर्थिक गतिविधि को सामान्यतः मुख्यतः 3 भाग में बांटा जाता है। ठीक है, लेकिन अब नए परिभाषा के अंतर्गत जो है इसको 5 भाग में बांटा गया है। ठीक है, 3 क्षेत्र कौन कौन से थे, तो पहला प्राथमिक क्षेत्र, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, ठीक है,
चौथा, चतुर्थक और पांचवा पंचम क्षेत्र। ठीक है, तो इस दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इस तीन के बारे में समझ लेते हैं। जो सबसे मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको तीन भाग में बांटा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी एक्टिविटीज आ जाएंगी? जिसमें कच्चे माल का उत्पादन होता है। ठीक है, एक लाइन में जिसमें कच्चे माल का उत्पादन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कृषि, खनन, उत्खनन, ठीक है, पशुपालन। खनन और उत्खनन लगभग एक ही होता है। ठीक है, उत्खनन बेसिकली जो है, जो भी पुराने साइट्स होते हैं उसके खुदाई के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसमें कच्चे माल का निर्माण हो, उत्पादन हो, और प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। तो कृषि में क्या होता है? कृषि में भी रॉ मटेरियल, खनन में भी हम लोग जो निकालते हैं पेट्रोलियम वगैरह या कुछ भी, वो क्या है? रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो जितना भी रॉ मटेरियल वाला काम है निकालने वाला, वो किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, चलिए द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा? कच्चे माल से तैयार माल बनाना। ठीक है, या जो प्राथमिक क्षेत्र को कच्चे माल के रूप में उपयोग करें। ठीक है, जो प्राथमिक क्षेत्र को कच्चे माल के रूप में उपयोग करे वो क्या है? द्वितीय क्षेत्र है। ठीक है, अब जैसे कि निर्माण, एग्जाम्पल में क्या है? कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में किसका काम होता है? सीमेंट वगैरह का। ईंट किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन निर्माण में भी और विनिर्माण में भी, दोनों में जो है किसका उपयोग होगा? प्राथमिक क्षेत्र के सामानों का। ठीक है, निर्माण विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, और जो भी रियल एस्टेट का काम होगा वो सब में क्या होगा? लिख लिए? प्राथमिक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? क्या? कृषि क्षेत्र, कृषक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को निर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। भारत के जीडीपी में तीनों में से किसका सबसे ज्यादा योगदान है आज के टाइम में? तृतीय क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का। भारत उन चुनिंदा देशों में है जहां की अर्थव्यवस्था डायरेक्ट प्राथमिक से किसमें शिफ्ट हो गया? तृतीयक में। द्वितीय क्षेत्र का नंबर ही नहीं आया, मतलब उतना ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में क्या है? द्वितीय क्षेत्र समझ गए, जो प्राथमिक क्षेत्र को, जितना भी प्राथमिक क्षेत्र से माल का उत्पादन हुआ है उसको कच्चे माल के रूप में लेगा। आप सपोज वो चिप्स बनाने वाली, वो क्या है? चिप्स का एक दो कंपनी का नाम बताइएगा। लेज है। चिप्स बनाते हैं किसका? आलू का। आलू किस सेक्टर में आ गया? आलू का उत्पादन किस में आ गया? प्राथमिक में। अब आलू को लेकर के उससे चिप्स बना रहा है, वो किस में आ जाएगा? द्वितीयक में। अब चिप्स का पैकेट तैयार है, अब बेचना है, अब ये बेचने वाला काम किस में आ जाएगा? तृतीयक में। मतलब प्राथमिक और द्वितीयक को छोड़ करके जितना भी काम आ जाएगा वो सब किस में आ जाएगा? तृतीयक में आ जाएगा। ठीक है, टीचिंग किस में आएगा? तृतीयक में। बैंकिंग, बैंक का एम्प्लॉय, इंश्योरेंस, पुलिस, डीएम, एसपी, मतलब
इस दोनों को छोड़ करके जितने भी लोग हैं सब किस में काम कर रहे हैं? तृतीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। प्राथमिक और द्वितीयक को छोड़ करके जितने भी लोग कार्यरत हैं वो तृतीय क्षेत्र में कार्यरत हैं, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जहां पे भी उत्पादन होगा वो उत्पादन वाला का, जैसे स्वेटर बुनना, ये किस क्षेत्र में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। और भी कुछ दिमाग में ऐसा कोई काम है जिसमें कंफ्यूजन है, पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं क्या? हाँ, विनिर्माण होता है कंस्ट्रक्शन, जैसे मकान वगैरह जो बनता है उसको विनिर्माण बोलते हैं। ठीक है, निर्माण हो गया मैन्युफैक्चरिंग, जैसे साइकिल को बनाना है, साइकिल का पार्ट पुर्जा सबको बनाना है, इकट्ठा करना है, तो क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ठीक है, कोई लैपटॉप का कंपनी है, लैपटॉप बना रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और जब घर वगैरह बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? विनिर्माण बोलते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र। अब क्या है, मेन इस तीनों को समझ गए आप लोग क्या होता है? बड़े बड़े कंट्रीज में अब क्या है, तृतीय क्षेत्र को ही विस्तार दे दिया गया, इसका 2 क्षेत्र और घोषित कर दिया गया, चतुर्थ और पंचम। वो कुछ और नहीं है, तृतीय क्षेत्र का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, इसको लिख लिए, पूरा लिख लिए पीछे तक। चलिए इसको क्लीन करते हैं। आइए, चौथा आ गया चतुर्थक क्षेत्र। अब ये बताइए, इस तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के भीतर कि साइंटिस्ट लोग को किस में रखिएगा आप? किस में? वो क्या कर रहे हैं? वो ना कुछ बना रहे हैं, ना आपकी सेवा में लगे हुए हैं, ना कच्चे माल का उत्पादन कर रहे हैं, उसको किस में रखिएगा? आपकी सेवा के लिए थोड़े प्रयोग कर रहे हैं, वो तो प्रयोग कर रहे हैं। क्या? विशेष सेवा। अगर बारीकी से देखा जाए, ठीक है, बारीकी से अध्ययन किया जाए तो भविष्य में हो सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जैसे चांद पे गया, वहां से कुछ एक्सपेरिमेंट करके लाया, अब यहाँ पे कुछ बनाएगा उस चीज का, हो सकता है कि हमारा जीवन जो है आसान हो जाए। तो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए वैज्ञानिक का काम, तो वो भी क्या है? सेवा के अंतर्गत ही है। तो चतुर्थ क्षेत्र में जितना भी वैज्ञानिक और अनुसंधान से संबंधित है, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित है, उस सब कार्यों को किसमें रखा गया है? चतुर्थक क्षेत्र में। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? एकदम बेसिक है। ठीक है, अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आने, बैंकिंग पढ़ेंगे, टैक्सेशन पढ़ेंगे, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, पढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे कितना इंटरेस्टिंग है। पूरा का पूरा राजनीति ही जो है अभी के टाइम में उसी पे चल रहा है। आप सपोज एक छोटा सा मुद्दा हम लोग उठाते हैं, रोजगार का। ठीक है, वर्तमान सरकार को इस मुद्दे पे ही घेरा गया, पिछले 2024 में भी, आज के टाइम में भी किसी से पूछिएगा तो बोलेगा सरकार रोजगार नहीं दे रही है। सरकार कितना रोजगार दे सकती है वो बताइए हमको। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। ठीक है, मान लेते 500 करोड़ भी होती, सरकार कितना रोजगार दे सकती है? आपको क्या क्षमता है? वर्तमान में कितना आंकड़ा है इसके बारे में पता है? किसी भी कालखंड में जो है, जो सरकारी रोजगार का आंकड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। कितना? 50 लाख। और लगभग आप लगभग 18-20 लाख आप मान लीजिए आर्म्ड फोर्सेज, यानी कि सेना। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो कितना हो गया? लगभग 50, 68 लाख, 70 लाख मान लीजिए। ठीक है, 20 लाख और जोड़ लीजिए। 20 लाख किस लिए? तो जो भी बैंक्स वगैरह है, बैंक्स के एम्प्लॉय को भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही माना जाता है। ठीक है, और जो भी जैसे ONGC वगैरह कंपनीज है, सेल कंपनीज है,
इन सब में वर्तमान में कार्यरत बता रहे हैं, और पिछले 70 साल में उससे कम ही था, ज़्यादा नहीं कार्यरत था। यह मैक्सिमम सीमा बता रहे हैं। ठीक है, 20 लाख किसमें है? पीएसयू प्लस बैंक में अभी कर्मचारी जो है कार्यरत है। ठीक है, तो अगर माना जाए तो 50, 40, 90 लाख, मोटा मोटी 1 करोड़ के आसपास। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कैपेसिटी कितनी रोजगार देने की है? 1 करोड़। आप कहिएगा कि राज्य सरकार भी तो देती होगी। वर्तमान में यदि राज्य सरकार का आंकड़ा देखा जाए तो राज्य सरकार लगभग सब राज्यों को मिला दिया जाए तो 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है। ठीक है, कितना? 1.5 करोड़। पीछे 70 साल का देखेंगे तो इससे कम ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। 1.5 करोड़ हाईएस्ट लिमिट है। ठीक है, अब 1.5 करोड़ और इधर कितना है? 1 करोड़, मिला दे कितना हो जाएगा? 2.5 करोड़। 50 लाख और अपने मन से जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 3 करोड़। भारत की जनसंख्या कितना है? 140 करोड़। यानी कि कितने लोग हर टाइम बेरोजगार रहेंगे अगर सरकारी नौकरी ही सबको चाहिए तो? कितना? 137 करोड़ लोग जो हैं हमेशा बेरोजगार रहेंगे यदि वो इस भरोसे बैठे कि हमको सरकारी नौकरी ही चाहिए। ठीक है, अब बहलाना किसको आसान है? इस 3 करोड़ लोग को बहलाना आसान है कि 137 करोड़ लोगों को बहलाना आसान है? 3 करोड़ लोग तो अपना सेटल है ना। आप किसी को बोलिएगा देखिए सरकार आपको रोजगार नहीं दे रही है, तो आपके पक्ष में कितना आवाज उठेगा? 137 करोड़ लोग आपके साथ में होंगे। जबकि अगर राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो इस आंकड़े को पार नहीं कर सकते हैं। 3 करोड़ नहीं, आप 1 करोड़ और जोड़ लीजिए, 4 करोड़ आप रोजगार दे सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं देंगे। फिर भी इधर कितना होगा? 136 करोड़ लोग जो है बेरोजगार ही रहेंगे। तो ये असली मैटर है, और इसी के कारण जो है पूरा का पूरा राजनीति चलता रहता है। और सिर्फ भारत की बात नहीं है, विदेश में भी जहाँ पे भी गृह युद्ध वगैरह हुआ है इसी बात को लेकर के, रोजगार महंगाई, रोजगार महंगाई। इसलिए हम अपने हर वीडियो में, करंट अफेयर्स का भी वीडियो होता है, हर वीडियो में बोले हैं कि रोजगार और महंगाई ऐसा मुद्दा है जिसको कभी भी न कोई खत्म कर पाया था, न कोई खत्म कर पाएगा, और न भविष्य में कोई खत्म करने का कोई ऐसा है कि भविष्य में खत्म होगा। क्योंकि भविष्य में क्या आपको रियल में लगता है कि कभी भी आधे जनसंख्या भी सरकारी नौकरी में जाएगी? हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर इसका दूसरा तरफ देखें, वर्तमान सरकार में पिछले 10-12 साल में आपको स्वरोजगार का कितना ऑप्शन दिया है। आपका मान लेते हैं कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था आपके 11वें से 5वें में पहुंच चुकी है और 2 साल के भीतर यानी कि 2028 तक जो है, ये वर्ल्ड बैंक का आकलन है और भी बड़ी कंपनीज का आकलन है कि हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अगर 8 अर्थव्यवस्था को आप पार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप काम कर रहे हैं, आपके यहाँ लोग काम में लगे हुए हैं, इनकम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम पहले स्थान पे आ गए हैं तो मंगल ग्रह से तो लोग नहीं आए होंगे, यहीं के लोग तो काम कर रहे होंगे, उसको काउंट नहीं किया जाता है। मतलब जो नेता ये बताते हैं कि देखो भारत में बेरोजगारी बढ़ गई है, उसको काउंट करके नहीं बताएगा। तो वर्तमान सरकार इसलिए जो है हमेशा स्वरोजगार पे फोकस करती है कि इंडस्ट्रीज बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज लगेगा तो वहाँ लोग जो है एम्प्लॉय होंगे। और सबसे बढ़िया जो वर्तमान सरकार में काम किया है वो है मेक इन इंडिया का। ठीक है, किसका? मेक इन इंडिया। पहले क्या होता था, भारत में जो भी जैसे कि मेट्रो ट्रेन लेना है तो जो कंपनी बेची, जर्मनी बेची, तो बोला कि अब अपने यहाँ बना करके हमको भेज, जब बन जाएगा तो भेज दीजिएगा, हम यहाँ जोड़ जाड़ के अपना पटरी पे लगा देंगे। ठीक है, अब क्या है, अब सरकार उसी देश को प्रोजेक्ट देती है जो देश ये स्वीकार करता है कि हम भारत में आकर के इसको बनाएंगे। अब भारत में आकर के बनाने से क्या बेनिफिट होता है? पहला, इंडस्ट्री लगेगा, वहाँ यहाँ के लोकल लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। ठीक है, यहाँ के लोकल लोगों को टेक्नोलॉजी मिलेगा, इससे है अच्छा। अब भारत का लोग कॉपी करने में मास्टर आदमी होता है। दिल्ली जाइएगा तो देखिएगा 2 टाइप का मेट्रो ट्रेन चलता है। एक मेट्रो ट्रेन वैसा होगा जो मतलब सही टाइम पे दरवाजा खोलेगा, स्टेशन है तो एक साइड का दरवाजा खुला, सही टाइम पे साउंड बजा। और एक ट्रेन ऐसा होगा कि दरवाजा 2-3 बार खुलता है, बंद होता है। समझ जाइए इंडियन वाला बनाया हुआ है। ठीक है, कि एक्सपर्टाइज नहीं है अभी जो है सारा रिसर्च चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है वर्तमान सरकार में अपने रोजगार पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है
और यदि भारत के प्रधानमंत्री बनते तो आपका फोकस किस दिशा में होता, किस पे काम करते आप, सरकारी नौकरी देने पे या फिर लोग को स्वरोजगार का ऑप्शन देने पे, स्वरोजगार का ऑप्शन देने पे, ठीक है। कम से कम 8500 बांटने पे तो विश्वास नहीं करते, उससे जो है क्या होगा, देश डूबेगा ही, उबरने का तो कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, आप बहुत सारे लोन्स है, आप जैसे कि मुद्रा लोन्स पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, अब के टाइम में एग्जिस्ट करता है, आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं। आप पहले तो मान लेते हैं पिछले 70 साल का आंकड़ा देखा जाए तो लोग के पास बैंक अकाउंट तक नहीं था। बैंक अकाउंट में किसके कार्यक्रम में खुला है, 2014 के बाद ही खुला है, जनधन योजना के बाद ही खुला है, बहुत सारे लोग खोले। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये बात आया है कि सबसे ज़्यादा एक दिन में बैंक अकाउंट खोलने का जो रिकॉर्ड है वो भारत में ही था, ठीक है। तो सारा काम हो रहा है और ये आंकड़ा इसलिए देना जरूरी था क्योंकि लोग जाने इस चीज़ को कि कितना एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, मैक्सिमम 3 से 4 करोड़, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का रोजगार बंद हो गया है, बहाली आ रहा है, जा रहा है, लोग हर साल सरकारी नौकरी में जा ही रहे हैं, लेकिन आपको उस हिसाब से अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। पहले जहां 50 नंबर पे सिलेक्शन होता था, आज के टाइम में 60 नंबर पे हो रहा है। तो इसलिए अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 90 पे जाहिर है, मेरा एक स्टूडेंट है वो मेरे मतलब होम डिस्ट्रिक्ट से ही उसको पढ़ा रहे हैं, ट्रेन किए हैं, अभी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया था और 89 उसका जो नंबर है 89.07 पे 89.7 पे सिलेक्शन है और उसका 89.6 नंबर है, ठीक है। 0.1 से जो है छूट गया है उसका। अब वो वेट कर रहा है कि कहीं फिर से रिजल्ट दिया जाए, वैसे इसकी संभावना नहीं है, फिर भी देखा जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना एक्सपर्टाइज बढ़ाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कभी भी बीपीएससी का भी रिजल्ट उठा के देखिएगा तो 50% बहुत हो गया। 50% में आप अगर मेंस में ले आ रहे हैं या टोटल मिला के 50% आ रहा है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता है। तो ये 50% का तो एरिया खाली है ना, आप मेहनत कीजिए, आपका 60% आए तो बीपीएससी भी नहीं आपका एग्जाम रोकेगा, ठीक है। तो इसलिए मेहनत कीजिए, ढंग से मेहनत कीजिए। चलिए, तो ये चतुर्थ क्षेत्र का जो है हो गया था। पंचम क्षेत्र के बारे में और कोई ऐसा आदमी बचा है जो जिसको पंचम क्षेत्र में रखा जा सके? हाँ, साइंटिस्ट का और जितने भी रिसर्च से संबंधित लोग लगे हुए हैं वो सब जो है चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। डीआरडीओ हो जाएगा, इसरो हो जाएगा, ठीक है, वो सब संस्थाएं आ जाएगी। पंचम क्षेत्र में आप बताइए कि पंचम क्षेत्र में कौन ऐसा आदमी का काम बच गया है जिसको पंचम क्षेत्र में रखा जाएगा? क्या किसमें? हाँ, कैटेगराइज किसको? पांचवें में आप किसको रखेंगे? सबका तो छांट दिए। अभी के टाइम में जो है एक नया जॉब उभर करके सामने आया है, ठीक है। पंचम क्षेत्र में उन लोगों को रखा जाता है जिनका काम सिर्फ विचार देना, राय देना होता है। जैसे प्रधानमंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार होंगे, ठीक है, वो सिर्फ बताएंगे कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। प्रधानमंत्री के बहुत सारे सलाहकार होते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनी लेवल पे भी जो है ऊंचे पदों पर क्या होता है, सलाहकार टाइप का काम होता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ना सेवा देना है, ना मैन्युफैक्चरिंग करना है, ना कृषि करना है, क्या देना है, सलाह देना है, ठीक है। तो बड़ी कंपनी में, सरकार में जितना भी सलाहकारी वाला पद है वो किसके अंतर्गत रखा जाता है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो नौकर साहब ही कह सकते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे जो नौकर साहब बैठे हुए हैं वो यही काम करते हैं, ठीक है। तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत जो है इसको रखा जाता है। हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर सेवा में आएगा। कौन सा? सीए तो सेवा में ही है। सीए आपका काम आसान कर रहा है ना, डायरेक्टली कर रहा है। मोटिवेशनल स्पीकर आपको सेवा दे रहा है, आपका जो है जैसे टीचर काम करता है सेम काम जो है मोटिवेशनल स्पीकर का भी होता है, ठीक है। अब इस सब को अलग से इसलिए बताया गया कि इस सब का काम थोड़ा सा स्पेशल है, ये सलाह देने का काम करता है।
सलाह तो सबको देगा नहीं, किसको देगा? जो एमडी टाइप का है, सीईओ है, इस लेवल पे बैठा हो उसको सलाह दे रहा है। सरकार मुख्यमंत्री को सलाह दे रहा है, प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है, इसलिए इसको अलग से कैटेगराइज किया गया। ठीक है, साइंटिफिक चीज में जो जुड़ा हुआ है वो सब किस में आ जाएगा? चतुर्थ में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है 5 आर्थिक गतिविधियां हुई। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बाजार का कितना प्रकार होता है अर्थव्यवस्था में? टाइम कितना होगा? देखिए, अर्थव्यवस्था में दो प्रमुख चीज हैं, दो प्रमुख बात होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में। पहला कि किस वस्तु का उत्पादन करना है, किस वस्तु का उत्पादन करना है, और दूसरा कौन करेगा इसका उत्पादन। हर अर्थव्यवस्था में ये दो प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहीं पे एक और चीज आप नोट करके रख सकते हैं, उत्पादन के कारक, यानी उत्पादन किस सब चीज पे डिपेंड करता है, उत्पादन के कारक क्या सब है। ठीक है, पहला आ जाएगा आपका भूमि, दूसरा श्रम, और तीसरा पूंजी। भूमि में जमीन वगैरह आ सकता है, या कृषि वगैरह कर रहे हैं तो सबके लिए जो ये आता है पानी वगैरह है। ठीक है, ये सारा चीज आएगा। श्रम कौन करेगा, जो लेबर फोर्स इसमें इंक्लूड हो रहा है वो आ जाएगा श्रम। और हर काम करने के लिए, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। ठीक है, तो पूंजी निवेश करेगा। ये 3 चीजों पे बेसिकली आपका क्या निर्भर करता है? उत्पादन निर्भर करता है। लेकिन हर अर्थव्यवस्था में जो है दो प्रश्न का डिसाइड कौन करेगा, किस वस्तु का उत्पादन करना है और कौन करेगा इसका उत्पादन। जैसे 2014 से पहले कोई ये नहीं सोचा था कि इंटरनेट जो है लोगों को सस्ता उपलब्ध, ये सिर्फ आवश्यकता थी समाज की कि इंटरनेट जो है लोगों को सस्ते में उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन इस बात का जो है संज्ञान कौन लिया, कौन इसकी आवश्यकता को समझा? तो मुकेश अंबानी समझ गए कि लोगों को क्या चाहिए? सस्ता इंटरनेट चाहिए। तो किस वस्तु का उत्पादन करना है? सस्ते इंटरनेट को जो है लाना है, जमीन पे लोगों तक पहुंचाना है। इसका डिसीजन कौन ले लिए? मुकेश अंबानी। कौन करेगा? जियो कंपनी जो है ये कर रही है। ठीक है, वर्तमान में भी यही काम की। तो एक वस्तु, एक समाज की एक आवश्यकता हुई और उस समाज की आवश्यकता को पूरा किया समाज के ही एक आदमी। मुकेश अंबानी क्या है? सरकार के तरफ से नहीं था। ठीक है, वो क्या था? समाज से ही एक निकला हुआ व्यक्ति है। ठीक है, उद्योगपति है। तो हर अर्थव्यवस्था में दो महत्वपूर्ण बातें होती है, और इसी दोनों बातों के आधार पे बाजार को 3 भागों में बांटा जाता है। बाजार को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला बाजार अर्थव्यवस्था, यानी कि मार्केट इकोनॉमी। दूसरा गैर बाजार अर्थव्यवस्था, यानी कि नॉन मार्केट इकोनॉमी। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, बाजार, गैर बाजार और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, पहला क्या है हम लोग का? बाजार अर्थव्यवस्था। इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है।
ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। क्या होता है बाजार अर्थव्यवस्था में? तो वो दो जो प्रश्न था कि कौन उत्पादन करेगा और कौन निवेश करेगा, ठीक है, कौन उत्पादन करेगा और किस चीज का उत्पादन करेगा, ये दोनों का जवाब बाजार का ही शक्ति करता है, बाजार की शक्ति। ठीक है, यानी कि मार्केट खुद से डिसाइड करती है किस चीज की आवश्यकता है। ठीक है, मार्केट खुद से डिसाइड करती है किस चीज की आवश्यकता है। ठीक है, और मार्केट ही जो है उस चीज को फुलफिल कर लेती है, इसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। ठीक है, जैसे टीचिंग के क्षेत्र में जब से ये डिजिटल बोर्ड्स वगैरह आज आ गया है तब से क्रांति हो गई है, लेकिन क्या सरकार इस चीज को डिसाइड की कि अब जो है डिजिटल बोर्ड लाना चाहिए? नहीं, मार्केट ही क्या किया कि देखो अगर हम लोग डिजिटल बोर्ड लाते हैं तो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। ठीक है, तो मार्केट की ही कंपनी बनाना शुरू की, मार्केट के ही कंपनी जो है निवेश किया और मार्केट के लोग ही उसको परचेज कर रहे हैं। यानी बाजार की शक्ति ही जो है उस चीज का निर्धारण करती है कि किसका उत्पादन होगा, किसका उत्पादन होगा, और दूसरा कौन उत्पादन करेगा। कौन उत्पादन करेगा का मतलब सीधा अर्थ है कि कौन निवेश करेगा, पूंजी कौन फंसाएगा। आप पूंजी फंसाइएगा तब तो इसका मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगा। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है? बाजार खुद से डिसाइड कर लेता है। ठीक है, यहीं पे जो है एडम स्मिथ का एक बात सामने आता है। एडम स्मिथ ने कहा था कि जब बाजार ही जो है इस चीज का डिसाइड करने लगे, यदि कोई आवश्यकता बाजार में उत्पन्न होती है तो बाजार से ही जो है अदृश्य हाथ की शक्ति आती है, अदृश्य हाथ की शक्ति, इनविजिबल हैंड थ्योरी। ठीक है, इनविजिबल हैंड का मतलब हो गया आप पहचान नहीं सकते हैं कि बाजार में कौन तैयार हो जाएगा उस चीज के उत्पादन के लिए और वो अपना काम पूरा कर लेगा। ठीक है, तो अदृश्य हाथ की शक्ति यानी बाजार की शक्ति ही डिसाइड करती है किसका उत्पादन करेगा और वही उत्पादन करती है, वही निवेश करती है। ठीक है, इसी को बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं क्योंकि बाजार के द्वारा ही तय किया जाता है, और इसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। कारण कि जिसके पास पूंजी होगा वही तो उसका उत्पादन करेगा, आम आदमी उत्पादन थोड़े कर सकता है। मान लेते हैं कि ट्रैक्टर बनाना है तो ट्रैक्टर कौन बनाएगा? जिसके पास पूंजी होगा वही फैक्ट्री बैठाएगा और वही उसका उत्पादन करेगा। तो मतलब पूंजीवादी लोग ही डिसाइड करते थे कि चलो इस चीज की आवश्यकता है, इस चीज को बनाना है, हम लोग निवेश करेंगे। ठीक है, इस कारण से इस पूरे इकोनॉमी को अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको बाजार अर्थव्यवस्था ही कहा जाता है। दोनों नाम क्यों है, समझ गए इस चीज को? ठीक है, सरकार का इसमें क्या रोल होता था? तो सरकार एक थ्योरी पे काम करती थी, उसको बोला जाता है लेसेज फेयर थ्योरी। ठीक है, लेसेज फेयर थ्योरी। इसका अर्थ होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेसेज फेयर थ्योरी। इसका अर्थ होता है अकेला छोड़ देना। एक फ्रांसीसी शब्द है, इसका मतलब होता है अकेला छोड़ देना। ठीक है, तो यानी कि उन कंपनियों को क्या करती है सरकार? कोई हस्तक्षेप नहीं करती, उसको क्या करती है, हाँ ठीक है आप बनाना है आप ही बनाओ, कोई इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है, तो बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है। क्या हुआ, कुछ पढ़ने में दिक्कत हो रही है? अच्छा, दिखने में दिक्कत हो रही है। लेसेज फेयर थ्योरी, इंग्लिश में भी लेसेज फेयर थ्योरी। ठीक है, अकेला छोड़ देना, इसी लेसेज फेयर का हिंदी होता है, लेसेज फेयर फ्रांसीसी शब्द है, इसका हिंदी होता है अकेला छोड़ देना। तो सरकार का क्या कदम होता था इसमें? कंपनीज को अकेला छोड़ देते थे कि आपको जैसा करना है कीजिए, हम किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि इस पूरे ऑपरेशन में बाजार ही डिसाइड करती थी, बाजार का पूंजीवादी लोग ही डिसाइड करता था और उसको पूरा करता था। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसी थ्योरी को क्या कहा जाता है? लेसेज फेयर थ्योरी। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है अदृश्य हाथ का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। लेसेज फेयर थ्योरी किस अर्थव्यवस्था में उपयोग में आता है?
बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आता है। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है नहीं होता है, सरकार का निम्न नियंत्रण होता है, सरकार बिल्कुल अवरोध नहीं करती है। तो आप समझ सकते हैं इसको, सरकार बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं करती है उसमें। ठीक है, पूंजीवादी क्यों कहा जाता है, बाजार अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, इस चीज को समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है गैर बाजार अर्थव्यवस्था। गैर बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, लेकिन गैर बाजार अर्थव्यवस्था जानने से पहले हम लोग जानेंगे डिमेरिट्स के बारे में कि उसका डिमेरिट्स क्या था। डिमेरिट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। किसी चीज में प्रॉब्लम है तब तो हम दूसरा चीज लेकर के आएंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम था, क्या लगता है आपको, क्या प्रॉब्लम होगा इसमें? अच्छा आदमी सब भी होता है, विशिष्ट आदमी अच्छा आदमी भी हो सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा तो मोनोपोली हो सकता है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होगा, मोनोपोली का। दूसरा, आम आदमी को प्रॉब्लम थी इससे, आम आदमी को क्या प्रॉब्लम है इससे किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं था बाजार अर्थव्यवस्था में। अब मान लेते हैं कि मुकेश अंबानी जो है जियो का रिचार्ज बढ़ा दिया। अब ये थोड़े सोचा कि आम आदमी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, उसको तो बढ़ाना है, उसको तो अपना एक्सपेंस निकालना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको। वर्तमान सरकार से पहले जो हार्ट की सर्जरी होती थी, हार्ट सर्जरी में जो है ब्लॉकेज वगैरह को दूर करने के लिए एक स्टंट लगाया जाता था। ठीक है, इसके बारे में पहले भी चर्चा किए होंगे हम लोग। ठीक है, इस स्टंट का कीमत पहले 4 लाख 5 लाख के आसपास था। ठीक है, ये पूरे भारत में चल रहा था, इस टाइप से विदेश में भी चल रहा है। अब क्या है, ये जो बनाने वाली कंपनी है वो ये कभी सोची कि आम आदमी को अगर हार्ट प्रॉब्लम होगा तो वो 4 लाख का खर्च दे करके इसको खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 4 लाख में बेचेगा ही बेचेगा। ठीक है, तो ये किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है, बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, बाजार की ही शक्ति डिसाइड कर ली कि अच्छा चलो हार्ट ऑपरेशन में इसका यूज होता है, हम लोग बनाएंगे और 4 लाख में बेचेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ है, आम आदमी को क्या तकलीफ है, आम आदमी अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही सरकार आई, सरकार का संज्ञान गया तो इसका फीस कितना कर दिया, 4,000 रुपया कर दिया कि 4 लाख का रहेगा, हम लोग अपने बनाए, DRDO में बनेगा। ठीक है, 4,000 कर दिया, 5,000 कर दिया। ठीक है, तो अब आम आदमी भी अफोर्ड कर सकता है इसको। तो सरकार का मेन प्रायोरिटी क्या होता है कि आम आदमी को वो चीज मिले। ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है आम आदमी के रिलेशन में नहीं सोचती, वो सिर्फ सोचती है कि हमारा माल जो है कुछ आदमी के नीड है, हम जो है तैयार करें। बहुत सारे कंपनी जो है रिसर्च बेस पे भी काम करती है, लेकिन जो बाजार की अर्थव्यवस्था होती है या पूंजीवादी लोग होते हैं उनके लिए आम आदमी इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है, लेकिन इसमें जो है तो इस समाजवादी अर्थव्यवस्था आने से यानी सरकार के आने से इसका रेट कम हो गया। अब डॉक्टर सब जो है अब क्या किया है, तो पहले 4 लाख का स्टंट लगाता था तो मतलब लगाने का चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट था। अब सरकार 4,000 रुपये कर दी है, डॉक्टर बोला कोई बात नहीं, अब 4 लाख रुपया लगाने का लेंगे। अब सरकार जो है उस पर थोड़े कुछ कर सकती है। ठीक है, तो डॉक्टर सबसे जीता नहीं जा सकता है, नहीं ही जीतना चाहिए, बहस भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पता चला कि। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आम आदमी को तकलीफ था। दूसरा कि सरकार का सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो होता है टैक्स वगैरह। ठीक है, सरकार कोई बिजनेस कर रही है और उससे उसको इनकम आ रहा है, लेकिन यहाँ तो बाजार ही इनकम कर रही थी और बाजार ही सारा आमदनी ले रही थी। सरकार को उससे उस हिसाब से आमदनी, टैक्स वगैरह स्मॉल कलेक्शन होता होगा, लेकिन जिस हिसाब से आमदनी होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं हो रही थी। अब सरकार के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो सरकार लोगों के लिए या देश के लिए कल्याणकारी कार्य करेगी, मतलब कहीं पे बांध बनाना है, कहीं पे सड़क बनाना है, ये सब काम किस पैसे से करती है, सरकार को जो इनकम होती है, टैक्स कलेक्शन होता है उससे करती है। तो जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो सरकार कल्याणकारी काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। दिल्ली में
जो है आज के टाइम में बिजली विभाग 27,000 करोड़ के घाटा में चल रहा है। ठीक है, कितना? 27,000 करोड़ के घाटा में। और पिछला सरकार जो है फ्री दे रहे, 200 यूनिट बिजली फ्री है। तो फ्री कहीं ना कहीं तो असर डालेगा ही। वो तो ये सोच के चल रही थी हार गए तो क्या होगा, 27,000 करोड़ का घाटा है। अब निश्चित है कि उसको रिकवर करने के लिए हो सकता है दिल्ली में बिजली का रेट बढ़ेगा। अब अगला इलेक्शन इस मुद्दे पे लड़ा जाएगा कि हम फ्री दे रहे थे, देखो उसके काल में जो है पैसा बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो कल्याणकारी कार्य में जो है प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लिख लिए इस चीज को, लिख लिए। चलिए, तो यही डिमेरिट्स के कारण जो है गैर बाजार अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आई। लिखे लिखे। बस ये तीनों मार्केट को हम लोग समझ लेंगे, चैप्टर खत्म है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नेशनल इनकम के बारे में शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम्स थे जिसका सॉल्यूशन कहाँ ढूंढा गया, गैर बाजार अर्थव्यवस्था में। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको। गैर बाजार अर्थव्यवस्था या इसी को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे देशों में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, रूस वगैरह में। चीन में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता था, तो मेनली जो उत्पादन के साधन थे, यानी वो जो 2 प्रश्न थे उसका निर्धारण कौन करता था, सरकार। ठीक है, समाज को ही तो रिप्रेजेंट करता है सरकार। ठीक है, अब क्या है, चाइना जैसे देश में, चीन में क्या हुआ, इसमें सरकार समाज के साथ जो है एक और वर्ग शामिल हो गया। सरकार के साथ जो है एक और वर्ग शामिल हो गया जिसको बोलते हैं लेबर फोर्स। ठीक है, लेबर शामिल हो गया, यानी उत्पादन का जितना साधन था वो उस पर किसका नियंत्रण होगा, सरकार का या श्रम का, लेबर फोर्स का। ठीक है, तो चीन में क्या चलता है, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म। ठीक है, साम्यवाद। और जहां पे उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो सिर्फ, उसको बोलते हैं समाजवाद, सोशलिज्म। ठीक है, तो ये श्रम का साधन जो है ये बहुत खतरनाक है। कम्युनिज्म जहाँ पे भी गया है, एक चाइना ही जो एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है ही नहीं, कम्युनिज्म है। ठीक है, भारत में भी एक जगह है, वो है बंगाल साइड में, आप देखिएगा पश्चिम बंगाल में तो कम्युनिज्म है, पूरा भरा हुआ है। अब उसका जो इफेक्ट क्या हुआ लॉन्ग टर्म में, तो पिछले फिल्म आप लोग पुराने फिल्म्स को जब भी उठाइएगा तो वहाँ एक ही टाइप का फिल्म दिखाएगा कि एक फैक्ट्री है, वहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं, एक जो है हीरो आया, वो मजदूर यूनियन का लीडर था, आंदोलन किया, पैसा बढ़ाया, मर गया, या फिर दूसरा हीरो आया, बस इसी पे बेस पे कहानी होता था। ठीक है, तो ज़्यादातर बंगाल वगैरह से रिलेटेड ही था। अब वहाँ पे कम्युनिज्म आया कि हम लोग काम करें, यानी लेबर काम करेगा और मालिक सब जो है एसी में बैठ करके जो है इनकम करेगा। तो इनकम में किसका हिस्सेदारी होना चाहिए, लेबर का भी हिस्सेदारी होना चाहिए। अब सब लेबर का फ्री में मिल रहा है, हाँ सही बात है। हम जो 12,000 या 10,000 या 15,000 पे जो व्यक्ति काम कर रहा है, पश्चिम बंगाल में जो भी काम कर रहा था, उस टाइम का जो मालिक है वो 5 लाख कमाता है, तो 5 लाख में तो मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, हम भी तो काम करते हैं। ठीक है, तो ये बातें भरी गई, उसका रिजल्ट क्या हुआ,
तो वहाँ से धीरे धीरे फैक्ट्री जो है बंद होना शुरू हो गया। सारा फैक्ट्री किधर चला गया? महाराष्ट्र में चला गया, गुजरात में चला गया। आज के टाइम में जो है वो वैसे ही वीरान पड़ा हुआ है, बहुत कम फैक्ट्री रह गया है। टाटा नैनो के साथ भी वही हुआ था। टाटा नैनो सबसे पहले कहाँ पे फैक्ट्री खोलने वाला था? पश्चिम बंगाल में ही खोलने वाला था। ठीक है, एक बहुत सिंगरूर या कुछ ऐसे जगह का नाम है पश्चिम बंगाल में ही, वहाँ पे खोलने वाला था। अब वहाँ पे लोग को भड़का दिया गया कि ये फैक्ट्री आएगी, तुम्हारी ज़मीन छीन लेगी, ये करेगी, वो करेगी, मार करके वहाँ से भगा दिया गया। और फैक्ट्री कहाँ पे खुला? गुजरात में खुला। गुजरात में आप फिल्म वगैरह भी देखे होंगे, इसमें जिक्र है। गुजरात में जहाँ पे ये टाटा नैनो का फैक्ट्री खुला है, उसके आसपास के एरिया में पूरे दुनिया का जितना भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी था, बड़ा बड़ा कंपनी, वहाँ पे आके फैक्ट्री खोला। अब उससे क्या हो गया? फैक्ट्री लगने से आसपास के जितने लोग थे सबको रोजगार मिला, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो गया। बड़ा से बड़ा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब उस इलाके में है। वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ काफ़ी बढ़ गया, रोजगार के लिए कहीं दूसरे जगह जाना नहीं है, इतना कंपनी खुल गया कि उसी में जॉब हो रहा है, अच्छा जीवन जी रहे हैं। और जहाँ से भगाया गया आज भी वो ज़मीन जो है बंजर ही है। ठीक है, लोग ऐसे ही रहते हैं, गांव वगैरह ही है वहाँ पे। ठीक है, तो कम्युनिज्म जहाँ पे भी गया है उस स्थान को खोखला कर दिया है। ठीक है, चाइना इसलिए बचा हुआ है, चाइना में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो सरकार के साथ यदि श्रम का कंट्रोल हो उत्पादन के साधन पे तो क्या कहलाएगा? साम्यवाद। और सरकार का सिर्फ कंट्रोल है तो वो समाजवाद। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा हो गया, यानी कि आम आदमी के लिए काम सब होने लगा, कल्याणकारी कार्य होने लगा। लेकिन इसमें भी डिमेरिट आ गया। ठीक है, डिमेरिट क्या हो गया इसमें? निवेश में कमी। सरकार के पास तो लिमिटेड अमाउंट है, लिमिटेड अमाउंट से वो कितना फैक्ट्री लगा सकती है। ठीक है, अब हर चीज का काम अगर सरकार ही करने लगे तो उसका अमाउंट तो एक ना एक दिन खत्म होना है। और जब निवेश में कमी हो गई, आप अगर आपके पास पूंजी जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आम आदमी के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। आम आदमी जितना में अफोर्ड कर रहा है उसी हिसाब से आपको रेट वगैरह रखना पड़ेगा। तो जब आप उस चीज़ के चक्कर में हैं तो आपको प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं होगा, आपके पास क्या होगा? पूंजी का स्कार्सिटी होगा। तो सरकार को मेनली इसमें क्या होने लगा? निवेश में कमी होने लगा। दूसरा, सरकार क्या, हाँ, गैर बाजार अर्थव्यवस्था को ही समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसी का दो रूप हो गया, एक समाजवाद और एक साम्यवाद। चीन में जो चीज गया वो क्या बन गया? साम्यवाद बन गया। और बाहर के रसिया वगैरह में जो है वो क्या है? समाजवाद है। रूस में भी जो है थोड़ा बहुत साम्यवाद का असर देखा गया है। ठीक है, चलिए, तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आया वो निवेश में कमी। ठीक है, निवेश नहीं है। अब सरकार सोचा कि पहले वाला सिस्टम ही ठीक था, लोग खुद से पूंजी लगाते थे, खुद से फैक्ट्री खोलते थे। तो बहुत सारे लोग जो हैं इसमें राय दिए कि हर देश को क्या करना चाहिए? बाजार समाजवाद की अर्थव्यवस्था अपनाना चाहिए। मतलब बाजार का भी फैक्टर रहे और सरकार का भी फैक्टर रहे। ठीक है, वही अर्थव्यवस्था हमारी क्या कहलाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी बाजार का भी रोल रहेगा और किसका रोल रहेगा? सरकार का भी रोल रहेगा। जैसे आप अगर टेलीकॉम फील्ड को ले लीजिएगा, टेलीकॉम यानी कि मोबाइल जो नेटवर्क वगैरह है उसमें बीएसएनएल भी काम कर रही है, जियो भी काम कर रही है, एयरटेल भी काम कर रही है। मतलब सरकारी संगठन भी काम कर रहा है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहा है। बाजार की शक्तियां भी है और सरकार की शक्तियां भी साथ में मिलकर के काम कर रही है। तो ऐसे ही अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसमें सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों का ही जो है समर्थन मिले। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है हो गया, बाजार, गैर बाजार और मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाजार को क्या बोला जाता है दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। गैर बाजार को समाजवादी और बाद लास्टली आ गया कैसा? मिश्रित। तो भारत किस प्रकार का ये अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, एक टर्म लिख लिए सब लोग। एक टर्म आप लोग और सुनते होंगे, ये है बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, खुली अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि हम जो है
दूसरे देश से सामान मंगाते भी हैं, उसको बेचते भी हैं। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब सिर्फ हम अपने ही देश में कारोबार कर रहे हैं, सिर्फ यहीं का सामान हमको अपने ही देश में बाजार भी है और उत्पादन भी यहीं करना है। ठीक है, तो ये दोनों जो है लास्टली टर्म था।